तौबा करें नवाब साहब, अगर मैं गया तो इसे अपनी तौहीन समझेंगी और मामला और संगीन हो जाएगा। मेरी तौबा है भाई, अजीब साजिश की है तुम दोनों ने। अच्छा मैं ही जा रहा हूँ, तुम मेरे हक में दुआ करना, नवाब साहब ने कहा और मैं हंस कर रह गया। फिर मैंने टोबो को आवाज़ दी और टोबो जल्दी से मेरे पास पहुँच गया। तुम नाश्ता किस वक्त करते हो? दूसरे लोगों के नाश्ता करने के बाद। प्यारे दोस्तों, कुछ कम नस्ल लोगों ने फहश, घटिया और गंदी कहानियां सुना कर लाखों कम नस्ल सब्सक्राइबर जमा कर रखे, लेकिन मेरा यकीन है कि अभी आप जैसे नेक लोगों की कमी नहीं। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और मैं आपके लिए म्यारी कहानियाँ ला सकूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ नाश्ता करूँगा, तुम्हारे साथ खाना खाऊँगा। हो हमारी इस कदर इज्जत अफजाई ना करें चीफ। नहीं, मुझे तुमसे इसी कदर उनसियत है टोबो। काश हम इस मेहरबानी का जवाब दे सकें। अरे भाई सुपरमैन, मिस्टर सुपरमैन, कर्नल डिक्सन की आवाज़ सुनाई दी। नाश्ता नहीं करोगे? ये फिरोज़ कहाँ गया? अपने ट्रेलर में गए हैं, मैंने जवाब दिया। ओहो, आज जल्दी चल पड़ने का ख्याल है और ये लोग देर कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, कर्नल डिक्सन ने कहा और वो ट्रेलर की तरफ बढ़ गया। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और फिर जब थोड़ी देर के बाद मैंने कर्नल डिक्सन, नवाब साहब और कौसर को ट्रेलर से बाहर निकलते हुए देखा तो खुद आड़ में हो गया। इसके बाद मुझे नहीं मालूम कि नाश्ते पर मेरी कमी के बारे में नवाब फिरोजुद्दीन ने क्या बात बनाई। बहरहाल कोई मेरी तलाश में नहीं आया और लोग नाश्ते से फारिग हो गए। तब टोबो अपने साथियों के साथ नाश्ता लेकर मेरे पास आ गया। नाश्ता मास्टर, आओ टोबो, मैंने कहा और हम पांचों एक जगह बैठ गए। अब ये भी कौसर साहिबा की बदकिस्मती थी कि वो इस तरफ आ निकली जिधर हम लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। कौसर ने मुझे देखा और उसके चेहरे पर अजियत के नकोश उभर आए। वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर तेजी से वापस मुड़ गई। मैं इत्मीनान से नाश्ता करता रहा। फिर हम लोग नाश्ते से फारिग हो गए और फिर चंद मिनट के अंदर अंदर रवानगी की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। किसी पर कोई पाबंदी तो थी नहीं, तो वो मेरे साथ ही था और फूना भी डेनिला के साथ मौजूद थी। इसके अलावा दो नौजवान डिकन्स और टिंकलर भी इसी ट्रेलर में थे। मैं टोबो के साथ आगे बैठा था। पीछे बैठे हुए लोग खामोश थे। प्रोग्राम के मुताबिक रफ्तार काफी तेज थी और न हमवार जमीन पर खूब झटके लग रहे थे। पीछे बैठे हुए लोग परेशान थे। सरफराज, सरफराज, फूना ने रोंधी आवाज में मुझे पुकारा। जी मिस फूना, प्लीज स्टीयरिंग तुम ले लो, मैं तुम्हारे पास आगे बैठूंगी। थोड़ी दूर चलने के बाद हम स्टीयरिंग बदल लेंगे, मैंने जवाब दिया। जरूरी तो नहीं है आप टोबो के साथ बैठ जाएं मिस फूना, डिकन्स ने कहा। शट अप, फूना बिगड़ कर बोली। अरे मगर मैंने, डिकन्स हैरत से बोला। तुम नहीं समझते डिकन्स, डेनिला ने कहा। क्या? फूना फाड़ खाने वाली लहजे में बोली। ओह कुछ नहीं कुछ नहीं, टोबो प्लीज तुम पीछे आ जाओ, डेनिला जल्दी से बोली और दूसरे लोग हंसने लगे। टोबो ने गाड़ी रोक दी और खामोशी से पीछे चला गया। फूना जल्दी से आगे आ गई थी। मैं खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। फूना खामोश ही बैठी थी। सफर इतनी बर्क रफ्तारी से हो रहा था कि किसी किस्म की गुफ्तगू की गुंजाइश ही नहीं थी। बहरहाल कोई काबिल जिक्र वाकया नहीं पेश आया। दोपहर को एक घने जंगल में कुछ देर क़याम किया गया। खाना वगैरह भी गाड़ियों में खाया गया और शाम होते होते दर हकीकत तवील सफर कर लिया गया था। वो घने जंगलों में रफ्तार बरकरार रखने में दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन बहरहाल सब लोग महारत से गाड़ियां चला रहे थे। फिर जब तारीकी फैल गई तो एक जगह क़याम के लिए मुंतखब कर ली गई और ट्रेलर एक दूसरे से जोड़ दिए गए, क्योंकि ये जगह ज़्यादा महफूज नहीं थी। दूर तक रोशनी फैल गई और लोग हस्ब मामूल कामों में मशगूल हो गए। बहरहाल खूब तफरी हो रही थी। लोगों को हिदायत कर दी गई थी कि ट्रेलरों से ज़्यादा दूर ना रहें, लेकिन बहरहाल नौजवान कहाँ बाज आने वाले थे। माहौल काफ़ी खौफनाक था। रात का खाना भी टोबो ने और मैंने साथ खाया और फिर हम बैठे बातें करते रहे। नवाब साहब वगैरह एक ट्रेलर में शतरंज की बाजी लगा कर बैठ गए थे। तब फूना हमारे पास पहुंच गई। मिस्टर सरफराज, आपसे कुछ काम है, उसने कहा और मैं उठ गया। फूना मुझे एक ट्रेलर के अकब में ले आई। अजीब इंसान है आप, उसने शिकायती लहजे में कहा। क्यों? भला उन लोगों के साथ बैठने की क्या तुक थी? क्यों? मैंने फिर उसी अंदाज में कहा। और मैं जो इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो भी तो मेरे दोस्त हैं, मुझसे ज़्यादा है तुम्हारे लिए, फूना ने कहा। कम भी नहीं है। क्या मतलब? फूना हैरत से बोली। क्या समझती हो खुद को? फूना की हैरत का ठिकाना नहीं था। तुम मजाक कर रहे हो सरफराज? नहीं मिस फूना, लेकिन मेरे दोस्तों को जलील समझने का हक भी नहीं है आपको। वो तुम्हारे दोस्त हैं? हाँ। यही है तुम्हारा म्यार? हाँ। तुम अगर ज़्यादा म्यारी हो तो मुझसे ना मिला करो। मैं तुम्हारे ऊपर लानत भेजती हूँ। मैं खुद तुम्हारे ऊपर लानत भेजता हूँ, मैंने कहा।
और पुनः पैर पटकती चली गई। हालांकि कोई प्रोग्राम नहीं था, बस कुछ रग चढ़ गई थी जिसकी वजह से मैंने पूना को जलील कर दिया। लेकिन उसके जाने के बाद मैंने इस बारे में सोचा कि कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ था। कौसर को होश में रखने के लिए कुछ ना कुछ जारी रहना चाहिए। मेरिसा, हाँ, इस बेचारी को क्यों महरूम रखा जाए। गुड, मैंने फैसला करने वाले अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर वहाँ से वापस टोबो के पास जाने का इरादा कर लिया था कि फिर कोई नाजिल हो गया। आने वाला करीब पहुँचा तो मैं चौंक पड़ा। कौसर बीबी, सरफराज, उसने सर लहजे में मुझे पुकारा। जी कौसर बीबी, मैंने बड़े प्यार से कहा। मेरा ख्याल है मैं तुम्हारी फितरत को समझती जा रही हूँ। वाकई, मैंने पुरमसरत लहजे में कहा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कौसर बीबी, और तुम्हें एक मशवरा देने आई हूँ। फरमाइए फरमाइए, मैंने बड़े अदब से कहा। तुम्हारे हक में बेहतर होगा कि तुम ये पार्टी छोड़ दो। अरे फिर कहाँ जाऊँ, मैंने ताज्जुब से पूछा। कहीं भी, जंगलों में, जहन्नुम में। मगर क्यों कौसर बीबी? पार्टी में तुम्हारी मौजूदगी गंदगी फैलाएगी, आपस में फूट भी पड़ सकती है, क्योंकि तुमने अब्बू पर खूब जादू चला रखा है। बिलाशुबा तुम ऊंचे शातिर हो, तुम हमारे दरमियान जरूर किसी प्रोग्राम से दाखिल हुए हो। आपके दरमियान कौसर बीबी? हाँ, हमारी कोठी में। बोलो, क्या सोचकर तुम नवाब फिरोजुद्दीन के घर में दाखिल हुए थे? अगर ऐसी बात कोई है कौसर बीबी तो मैं आपको क्यों बताऊंगा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इस पार्टी को छोड़ दो। मैं आपकी ये बात क्यों मानूंगा कौसर बीबी? तुम्हें मानना पड़ेगी। हरगिज़ नहीं, आप नवाब साहब से बात करें। बेहतर है, मैं अब्बू से भी बात करूंगी। मेरी फितरत के बारे में आपकी क्या राय है कौसर बीबी? मुझे सचमुच मज़ा आ रहा था। तुम बेहद चालाक इंसान हो, मुझे मेरी चालाकियों से तो आगाह करें। तुम शतरंज के माहिर हो, चालें चलना जानते हो। तुमने अब्बू को फांसने के लिए प्रोग्राम बनाया और तुम किसी तरह सीधे साधे रशीदुद्दीन को फांस कर हमारे घर में दाखिल हो गए। ये बात मेरे इल्म में है कि अब्बू शतरंज के धनी है। इसके अलावा तुम माहिर निशानाबाज भी थे। तुमने अपने किरदार के जरिए हम लोगों पर छाने की कोशिश की और इसमें किसी हद तक कामयाब हो गए। कहकशां रशीदुद्दीन की भोली भाली लड़की, मुझे इल्म है कि वो तुम्हें चाहने लगी थी, लेकिन तुम्हें इसके पास दोशीज़गी के अलावा और क्या मिलता। चनाचे वो तुम्हारे प्रोग्राम में तुम्हारे माविन साबित ना हुई। गरीब नूरजहां को भी तुमने फरेब दिया, समझे? बोलो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।